हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बताया था आप लोगों को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ टू इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखिए, प्रोटॉन का भी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन के तरह ही हुआ। मतलब उस समय तो एक होड़ लगे थे ना कि डिस्चार्ज ट्यूब को लेना है, डिस्चार्ज ट्यूब को लेना है। तो जो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में किया गया, यूज किया गया, वही इंस्ट्रूमेंट प्रोटॉन के डिस्कवरी में भी यूज किया गया। इसमें भी आपको बता दूं कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड का प्रयोग किया गया। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब हो गया। इसमें वैक्यूम पंप लगा दिया गया। सेम टू सेम ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। यहां एक वैक्यूम पंप लगा दिया गया, वैक्यूम पंप लगाया गया। और यहां पे लिया गया इलेक्ट्रोड में पहले कैथोड, ये कैथोड है, और यहां लिया गया एनोड, और ये आपका एनोड है। इस बार एनोड को कंप्लीट रूप से पैक कर दिया गया। मतलब एनोड में कोई भी वैकेंट नहीं था, कोई भी होल नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार कैथोड में होल बनाया गया, कैथोड में होल बनाया गया। और कैथोड के बैक साइड में यहां पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन का प्रयोग किया गया। ये आपका तैयार होता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। मैंने बताया था फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है, जिसमें थोड़ी सी रे पड़ती है तो वो चमकना शुरू कर देता है। ये हो गया आपका फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन का प्रयोग किया गया। और ये जो कैथोड है, कौन सा कैथोड है मैंने बताया था वहां पे परफोर्टेड स्क्रीन, परफोर्टेड कैथोड लिया गया था। परफोर्टेड कैथोड लिया गया था। ठीक है, कैथोड, वैक्यूम पंप लगा दिया गया। और यहां से एनोड को, ये कैथोड को, और यहां से एनोड को एक हाई वोल्टेज से जोड़ दिया गया। हाई वोल्टेज बैटरी से इसको जोड़ दिया गया। तो जैसे हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा गया, मतलब तकरीबन ये 1000 वोल्ट था। और यहां पे जो प्रेशर लिया गया, तो याद होगा वहां पे मैंने प्रेशर बताया था ना, 10⁻² atm प्रेशर को रिड्यूस किया गया। तो यहां जो प्रेशर है ये लेस देन है 10⁻, लेस देन है ग्रेटर देन, कहिए ग्रेटर देन 10⁻² प्रेशर, मतलब कि 1 atm से कम है। ये प्रेशर 1 atm से कम है, लेकिन 10⁻² atm जो प्रेशर है इससे ये ज्यादा है। तो जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा किया गया तो गैस पार्टिकल्स यहां पे जो है वो ज्यादा बन गया। गैस पार्टिकल्स कुछ ज्यादा ही बन गए। तो जैसे ही गैस पार्टिकल्स ज्यादा बने, इससे प्रॉफिट ये हुआ कि ये जो यहां से एनोड रे, ये एनोड है, ये क्या है, एनोड है। एनोड को हम लोग कैनल रे भी कहते हैं। एनोड को कैनल रे के नाम से भी जाना जाता है। वैसे सिर्फ एनोड रखिए, भी कैनल रे यहां बताएंगे। तो ये जो रे निकलना शुरू किया, ये जो रे निकलना शुरू किया, जा रहा था किधर, कैथोड के तरफ अगर जाता है, मतलब कि एनोड टू कैथोड जाता है, तो ये एनोड यानी कि ये पॉजिटिव रे है। तो इस रे का नाम रखा गया क्या, एनोड रे। ये नाम हो गया एनोड रे। और एनोड रे जो है इसी को हम लोग कहते हैं, ये कैनल रे भी जानते हैं। एनोड रे को किस नाम जानते हैं, कैनल रे के नाम से भी, कैनल रेज के नाम से भी
जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी रे निकल कर यहां से इस होल से निकल कर और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन में जाकर टकराने लगा। तो हमें पता चलता था, वहां चमक होती थी कि ये जा रहा है इधर से इधर टकरा रहा है, इसलिए इसका नाम एनोड रे रखा गया। तो एनोड रे जो है, मैं एक चीज बताऊं कि एनोड रे जो है ये कभी भी ये एनोड रे प्रोटॉन से नहीं बनता है। मतलब कि एनोड का निर्माण ये गैस पार्टिकल से हुआ। गैस पार्टिकल देख रहे हैं, गैस पार्टिकल पे टक्कर होने से यहाँ पे एनोड रे, पॉजिटिव रे का उत्पन्न होता है। तो एनोड रेज आर नॉट मेड बाय प्रोटॉन। ये प्रोटॉन से नहीं बनता है, ये किससे बनता है? ये बनता है गैसेस पार्टिकल से। तो आइए इसका हम लोग प्रॉपर्टीज जानते हैं। प्रॉपर्टीज में क्लियर हो जाएगा ये बात। प्रॉपर्टीज जो है वही इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है, थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा। फर्स्ट में कहता है कि दे आर ट्रेवल या दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होने के लिए क्या बताया गया था? मैंने इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में बताया था कि इसके बीच में यहां पे एक ऑब्जेक्ट्स रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट्स रखने पर है ना शैडो बनता है। तो ऑब्जेक्ट का अगर शैडो तैयार होता है तो इसको हम लोग कहते हैं कि इसको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स कर रहा है। सेकंड, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। और ये जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसको पता कैसे किया गया? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो ये निगेटिव की तरफ इसका मूवमेंट था, निगेटिव की तरफ मूवमेंट कर रहा था। दे डिफ्लेक्टेड बाय they deflected in electric and मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही डिफ्लेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्टेड होता है और मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्टेड होता है। ठीक है, अब आइए आगे जानते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में हम लोग जानेंगे they depends upon the nature of the gas present in the tube। मतलब ये जो है गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। इस ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट है उसके नेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये उसी से बनता भी है, गैस पार्टिकल से ही निर्माण होती है, तो उसी के नेचर पर डिपेंड भी करता है। फिफ्थ नंबर में और ज्यादा इसमें क्लियर होगा। द चार्ज बाय मास, that means E by ME ratio, E by ME ratio of particle depends upon the nature of the gas। मतलब केवल पार्टिकल्स ही नेचर पर नहीं डिपेंड करता है, उस पार्टिकल्स का मतलब एनोड रे का चार्ज बाय मास रेशियो भी गैस पर डिपेंड करता। गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब में जो लिया गया गैस है
उस पर डिपेंड करता है। क्या? उसके चार्ज बाय मास रेशियो। दैट मीन्स यूं मैं कहूं कि चार्ज बाय मास दैट मीन्स E बाई एम रेशियो, ये देखा गया। केवल देखिए डिपेंड्स करने का अर्थ क्या है, चार्ज बाय मास रेशियो जो प्रोटॉन का ये एनोड रे का जब निकालना शुरू किया गया तो यहाँ पे कई गैसों का प्रयोग किया गया और ये पाया गया कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट चार्ज बाय मास रेशियो जो है वो हाइड्रोजन गैस के कारण है। हाइड्रोजन गैस का E बाई एम रेशियो सबसे ज्यादा आ रहा है और वो हाइड्रोजन पर जो गैस पर हम लोग E बाई एम रेशियो निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। इसलिए ये बात कहा भी गया है कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस एनोड ray are formed या are made by hydrogen gas, anode rays are made by proton। तो हाइड्रोजन के केस में अगर हाइड्रोजन लेते हैं उस केस में एनोड का निर्माण प्रोटॉन से होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को जस्ट लाइक प्रोटॉन ही माना जाता है। हाइड्रोजन का चार्ज +1 और मास 1, प्रोटॉन का भी चार्ज +1 और मास 1। तो ये इस केस में हाइड्रोजन के केस में एनोड का निर्माण प्रोटॉन से होता है। ये बात आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए साथ में हम लोग जानेंगे कि उसका प्रोटॉन चार्ज बाई मास रेशियो तो निकाल लीजिए हम लोग प्रोटॉन का, जो आया हमारा 9.58 × 10⁴ कूलम पर ग्राम। लेकिन अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ कैलकुलेट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के मास भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, किसको यूज करते हुए? चार्ज बाई मास को यूज करते हुए। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या लिया गया? E बाई एम। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज बराबर होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइड बाई 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। और इसको डिवाइड करने के बाद से जो मास आता है इसका 1.67 10⁻24 ग्राम मास ऑफ प्रोटॉन ये आता है, ठीक है। तो ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का कुछ कहानी, जिसमें प्रोटॉन डिस्कवर किया गया था। और प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो आपका ई गोल्डस्टीन इन्होंने किया था। इसको डिस्कवरी 1886 में इसको डिस्कवर किया था। मतलब ये पूरा जो प्रयोग हुआ प्रोटॉन का डिस्चार्ज ट्यूब वाला वो ई गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। और किस सन में किया गया? 1886 में किया गया। अब आइए जानते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसको मिटाते हैं और अब जानेंगे हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे किया गया। आइए जानते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक जो है ये चार्जलेस, मतलब कोई भी इस पे चार्ज नहीं होता है, ठीक है। चार्जलेस पार्टिकल्स हैं, इसलिए इसका डिस्कवरी काफी लेट से हुआ। और इसको डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं ये जेम्स चैडविक हैं। ये तो आप लोगों को मालूम होगा, जेम्स चैडविक, ठीक है। और ये किए थे 1932 में। बहुत लेट से हुआ था क्योंकि इसमें कोई चार्ज ही नहीं था ना। जब इसमें मास की जरूरत पड़ी, मास ऑफ हम लोग ये एटम्स, मास ऑफ एटम्स निकाले, उस समय कुछ उसमें लग रहा था कि यहाँ पे कम हो रहा है, कुछ क्या मैं कहूँ तो ज्यादा, क्योंकि मास ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन
तो ज्यादा चूंकि इसी का मास होता है इसलिए इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो है जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन का खोज किया। कैसे खोज किया? इन्होंने क्या किया कि बेरिलियम यानी कि 4-9, बेरिलियम का 4-9, इसका 4-9 होता है। तो 4-9 जो होता है बेरिलियम का, इसको एक फॉइल थिन लिए, है ना, थिन फॉइल, मतलब कि पतला चादर लिए, है ना, बेरिलियम का पतला चादर लिए और उसको उन्होंने अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम 2-4, इसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं, को बम्बार्डेड कराया तो कार्बन का निर्माण हुआ 6-12 और फिर यहां बना न्यूट्रॉन 0-1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे बैलेंस्ड, ये चूंकि ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन को हम लोग उसके मास और उसके एटॉमिक नंबर को बैलेंस करते हैं, मतलब कि चार्ज को, 4-2 6, 6 और 0 6, 9 4 13, 12 1 13। तो यहाँ पे ये न्यूट्रॉन यहाँ पे डिस्कवर हो गया। चूंकि न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल पार्टिकल्स है, ये जो न्यूट्रॉन देख रहे हैं आप, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। दैट मीन्स न्यूट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को रखता है। ठीक है, न्यूट्रॉन को अगर आप तोड़ोगे तो ये प्रोटॉन भी बनेगा और इलेक्ट्रॉन भी बनेगा। बैलेंस कीजिए, नीचे 0 है यानी कि चार्ज 0 है, -1 इसका +1 0 हो गया और मास 1 है तो मास 1 है। तो इस प्रकार न्यूट्रॉन को हम लोग खोजे और न्यूट्रॉन का मास जो हम लोगों को डिस्कवर्ड किया गया मिला वो 1.675 10⁻24 ग्राम मिला, जो प्रोटॉन के मास से लाइटर ग्रेटर देन था, पार्शियली ग्रेटर देन कह सकते हैं, प्रोटॉन के मास से पार्शियली ग्रेटर देन था। ठीक है, तो ये हम लोगों को डिस्कवरी ऑफ ये न्यूट्रॉन में मिला। अब आइए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक साथ करते हैं। पूरा इसका चार्ज मास पूरा आपको दिखाते हैं, जो आपको याद रखना है। ये तो डिस्कवरी था, ये सब नॉलेज के लिए जानना है, लेकिन आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए आपको इस चार्ट की आवश्यकता है। मैं यहां बताता हूं पार्टिकल, ये कौन सा पार्टिकल है मैं बताऊं, फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, पहली बात ध्यान रखेंगे। फिर इसका मैं लिख रहा हूं यहां पे चार्ज, फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं इसका मास। तो ये आप लोग चार्ट याद कर लेंगे, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट में, जिसको सिंबल हम लोग ई देते हैं। चार्ज इसका होता है 4.48 इंटू 10 टू द पावर 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU क्या है बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। ठीक है, और ये माइनस में होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन है चार्ज माइनस में होगा। इसको जनरली यहाँ पे सिंबॉलिक में हम लोग E-1 0 लिखते हैं, चार्ज -1 में मास 0 दिखाते हैं कैसे आता है। कूलम में लिखेंगे -1.602 10 टू द पावर -19 कूलम। अप्रॉक्स में हम लोग -1 लेते हैं इसका। इसका मास होता है 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के सापेक्ष इसका मान कितना आता है? 1/1837। एक में 1837 से जब आप डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट डाटा मिलेगा 0.00054 और ये आएगा AMU में। हाइड्रोजन का मास 1 AMU में 1837 से भाग दोगे कितना आएगा, मतलब हाइड्रोजन के मास का 1837वां भाग मास आता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। जो हम यहां निकालेंगे ये यहां से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा, इसका जो ग्राम में चेंज करेंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम आ जाएगा। इसलिए केजी में इसका हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 ग्राम, यानी कि ग्राम में केजी, इतना केजी में इसका हम लोग मास लेते हैं। चूंकि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, 10 यानी 10 टू द पावर -3 से इसको गुना करना होगा। ठीक है, चलिए अब प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन जो होता है ये P सिंबॉलिक होता है 1 1। तो
चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में खास अंतर नहीं होते हैं, सिर्फ इसकी चार्ज चेंज होता है। माइनस आई इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन प्लस हो जाएगा, प्लस 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, प्लस 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास जो है वो AMU में 1.00727 AMU होता है, ठीक है, 1.00727 AMU होगा। और ये जो हम लोग चेंज करें ग्राम में तो 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम हो जाता है, अप्रॉक्स में 1 मान लेते हैं। अब आते हैं न्यूट्रॉन का, केजी में कितना हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻27 केजी। मास ऑफ न्यूट्रॉन बात करते हैं तो ये मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन में हम आएंगे तो न्यूट्रॉन का 0.1 हो जाएगा सिंबॉलिक, और इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है कंप्लीट। अब इसके मास पे डिपेंड करेंगे, मास क्या होता है थोड़ा सा, मतलब कि प्रोटॉन के मास से न्यूट्रॉन का मास पार्शियली ग्रेटर होता है, 1.00 यहाँ पे 867 AMU होता है, और ऐसे में 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम। देखिए AMU में इतना का फर्क होता है और ग्राम में 1.675 होता है। इस AMU को अगर आप मतलब 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है, ये पढ़े हुए आप लोग, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया था, जिसको यहां से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1.67 10⁻24 ग्राम, केजी में 1.675 10⁻27 केजी। इस प्रकार ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम थोड़ा बात करेंगे अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, जो अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को ये जानना है कि अदर सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक अनस्टेबल पार्टिकल क्या है, अदर सब एटॉमिक अनस्टेबल पार्टिकल क्या है। तो इसमें आप लोग देखेंगे बहुत सारा पार्टिकल्स आते हैं, मैं एक एक करके लिखता हूं। सबसे पहला मैं लिखूंगा यहां पे पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन को हम लोग सिंबॉलिक E+ लेते हैं, क्योंकि E- इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो E+ यहाँ पे ये लेंगे। चार्ज ग्रुप में E+1 ले लेंगे, यहाँ पे 0 हो जाता है। इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो CD एंडरसन ने इसको डिस्कवर किया था 1932 में। 1932 में CD एंडरसन के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था, राइट। सेकंड हम लेने जा रहे हैं पोजिट्रॉन के बाद एंटी प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन अगर प्लस में होता है तो ये माइनस में होगा, मास लगभग वही होता है। प्रोटॉन ये प्लस में होता है तो ये -1 हो जाएगा। एंटी प्रोटॉन का उल्टा है। तो इसको साइंटिस्ट जो थे वो सेगर के द्वारा सेगरे के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। अब हम लोग जानेंगे 2 नंबर में एंटी प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन का उल्टा है। इसको सिंबॉलिक हम देते हैं P-10। इसको जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे सेग्रे, और सेग्रे ने इसको 1956 में इसको डिस्कवर किया था, 1956 में, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं 3rd नंबर में एंटी प्रोटॉन के बाद न्यूट्रिनो जो न्यूट्रॉन ही है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है ना वो उसका मास 1 होता है, लेकिन ये मास 0 जाता है न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन
E00 से इसको डिनोट करते हैं। इसको खोजने वाले साइंटिस्ट जो हैं वो है पॉलिंग, डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट पॉलिंग है, और ये 1927 में डिस्कवर किया गया था। ठीक है। अब फोर्थ में बताऊं आपको मेजॉन। देखिए मेजॉन दो तरह के होते हैं, एक होता है म्यू मेजॉन और एक होता है पाई मेजॉन। म्यू मेजॉन भी दो तरह के होते हैं, प्लस माइनस म्यू मेजॉन, और पाई मेजॉन दो तरह के होते हैं, प्लस माइनस पाई मेजॉन। इन दोनों के बारे में बता रहा हूं। इसको खोज करने वाले साइंटिस्ट थे यूकावा। ठीक है, यूकावा के द्वारा इसको खोज किया गया था, और ये खोज किया गया था 1935 में। यूकावा ने इसको खोज किया था 1935 में। लेकिन ये सभी जो मतलब पार्टिकल्स में, ये पूरे पार्टिकल जो सब एटॉमिक पार्टिकल जो अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, तो ये अनस्टेबल पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, किसमें? एटम में। जब एटम अनस्टेबल होता है तब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसमें आते हैं, पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेजॉन। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी मतलब इसमें अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं जो सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट में पाए जाते हैं, जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स होते हैं। ये अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स किस तरह से उसमें आते हैं, किस तरह से वो उत्सर्जित होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, एटम के न्यूक्लियस से होते हैं, ये सब हम लोग रेडियो एक्टिविटी में देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर मेरा रेडियो एक्टिविटी पर ही रहेगा, जो आपको बताएगा। क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ी सी जानना, आगे का जितने भी डिस्कवर्ड, जितना भी मतलब आगे का ये मेथड है, मॉडल्स पढ़ाए जाएंगे, एटॉमिक मॉडल्स, सब में रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। ओके, दैट्स ऑल।